हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य साइको ब्रेन। और आज हम करने वाले हैं हिंदी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं 16-17 को पेपर हुआ था उसी के ऊपर, उसी के पैटर्न पर हैं बेसिकली। तो बात करूँ आपका जो पेपर रहा है 16-17 का, वो इजी टू मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे। और जो अपना लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो तो बहुत ही ईजी पूछा जा रहा है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन आज के लेकर आई हूँ। आगे संभावना है आपके पेपर में भी आ जाएं। उसके साथ ही आपको सामान्य अशुद्धियाँ जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उनको हम लास्ट में देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो आर्य साइको ब्रेन। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको सारी PDF नोट्स टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कहता है क्या? आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आसमान पर चढ़ाना, बताओ। अत्यधिक अभिमान करना, या फिर कठिन काम के लिए प्रेरित करना, या फिर बहुत शोर करना, या फिर अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या हो जाएगा करेक्ट आपके अकॉर्डिंग? तो बिल्कुल आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम कहते हैं आसमान पर चढ़ाना, जब कोई हम किसी की ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है, क्या कहते हैं, भाई तुमने तो मेरे को आसमान पे चढ़ा दिया, बस कर बस कर बस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रशंसा करना, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, है मुहावरों से रिलेटेड ही। क्वेश्चन कहता है कि आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या हो जाएगा? अप्रिय लगना, मतलब कि अच्छा ना लगना, या फिर धोखा देना, या फिर कष्टदायक होना, या फिर बहुत प्रिय होना। तो क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रिय लगना, अच्छा ना लगने। हम कहते हैं आँखों की किरकिरी, कई बार कहते हैं जो पसंद नहीं होता आँखों के आगे आ जाता है कि आँखों में रड़क रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, अप्रिय लगना, मतलब कि अच्छा ना लगना। उसके बाद अगेन मुहावरा, और ये है आपका लाल पीला होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुद्राएं बनाना, मतलब कि अपने जो फेस के एक्सप्रेशन हैं वो टेढ़े मेढ़े करना, या फिर क्रोध करना, या फिर तेवर बदलना, या फिर रंग, ये रंग, अच्छा रंग। तो बताओ यहाँ पे लाल पीला होना, अच्छा लाल पीला होना की मतलब कि ये रंग है, तो यहाँ पे बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल हम बोलते हैं और बहुत बार यूज़ भी करते हैं इस वर्ड को, लाल पीला होना मतलब कि क्रोध करना, है ना। भाई क्यों इतना लाल पीला हो रहा है, कहते हैं ना, तो मतलब क्या हो जाएगा? क्रोध करना, बी एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे है, आपको बताना है सागर का पर्यायवाची नहीं है, और ये इस बार आया भी हुआ है और मैंने आपको पहले भी कराया था। तो मुझे बताओ यहाँ पे सागर का पर्यायवाची नहीं है। अंबुदी, रत्नाकर, या वारिश, या फिर निर्झर, कौन सा नहीं है इसमें से पर्यायवाची? तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहेगा वो डी ऑप्शन निर्झर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये तीनों ही किसके हैं? पर्यायवाची है सागर के। अब यहाँ पे देखो, कहते हैं कि जो सागर का पर्यायवाची है, समुद्र भी है, पयोदी, उददी, पारावार, या फिर नदीश, निर्दित, अरुण, पयोनिधि, अंबदी, वारिश, जलधाम, निरिधि, जल्दी, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि एटसेट्रा। ये क्या है? सागर के पर्यायवाची हैं। अगर निर्झर की बात करूँ तो इसका पर्यायवाची होगा देव, सुर, अमर, अमर्त्य, त्रिदश इत्यादि। ये किसके हैं? ये निर्झर के पर्यायवाची हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखनी है आपको, अभी जो पेपर हुआ था 17 को, पहली शिफ्ट में स्त्री का पर्यायवाची पूछा गया था। आपको कन्या का पर्यायवाची पता होना चाहिए। कन्या का क्या होते हैं? कन्या के पर्यायवाची जैसे कि कुंवारी है, कुमारी है, अविवाहिता है, या फिर अनुडा है, या फिर किशोरी है, बाला या बालिका। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये कन्या के पर्यायवाची होती हैं, याद रखना है आपको। उसी के साथ साथ आपको युवती के पर्यायवाची पता होने चाहिए। युवती के, तो युवती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जैसे कि श्यामा, सुंदरी, किशोरी, तरुणी, ये सब हम किसको बोलते हैं? युवती के ये पर्यायवाची होते हैं। उसी के साथ साथ आपको पत्नी के पर्यायवाची पता होने चाहिए, ठीक है। पत्नी के पर्यायवाची जैसे कि क्या होता है? भार्या, ये ऑप्शन में था, ये जो ये है, ये जो है मैंने कहाँ देखा था? ऑप्शन में दिया हुआ था भार्या। ये किसका है? ये पत्नी का पर्यायवाची होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ये आपका
गृहिणी पत्नी का ही पर्यायवाची होता है। वधू जो है ये भी किसका होता है, ये भी पत्नी का पर्यायवाची होता है। उसी के साथ साथ अर्धांगिनी भी होता है, वामंगी भी होता है, उसके साथ साथ वामा भी होता है, उसके साथ साथ धरनी भी होता है, उसके साथ साथ संगिनी भी होता है, उसके साथ साथ और क्या होता है, तीय भी होता है, कांता भी होता है, और क्या हो गया, जैसे कि धरनी, प्रिया, ये सब किसके, ये सब पत्नी के पर्यायवाची होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे बताना है वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 4 दिए गए हैं ऑप्शन आपके सामने, और ये क्वेश्चन है, ज्ञान दिया गया है एक शब्द, ज्ञान का भंडार अथाह होता है, तो यहाँ पे जो ज्ञान है उसको आपने करेक्ट करना है, ठीक है। वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो मुझे बताओ ज्ञान किस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से ज्ञान, 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 जान किस तरह से लिखा जाता है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको अब बताना है, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती, तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना है औपचारिकता। औपचारिकता जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, औपचारिकता कैसे लिखा जाएगा, औपचारिकता ये सही होगा, या फिर औपचारिकता होगा, या फिर औपचारिकता होगा, या फिर औपचारिकता होगा। यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, मतलब कि औपचारिकता और औपचारिकता ए और डी, सिर्फ मात्रा का फर्क है, छोटी ई बड़ी ई। यहाँ पर आपको करेक्ट करके मुझे बताना है क्या करेक्ट हो जाएगा। आसान लग रहा है, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, औपचारिकता, ठीक है। देख लो एक बार ध्यान से, इस तरह से लिखा जाता है औपचारिकता। उसके बाद उत्थान का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्थान का विलोम अलप होता है, अंतिम होता है, सिद्धांत होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो बिल्कुल इनमें से कोई भी नहीं, इस पर भी ध्यान दे लिया करो। डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्थान का विलोम इनमें से किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन होता है ना, बिल्कुल पतन होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन होता है। उसके बाद ये जो विलोम शब्द का युगम दिए गए हैं, पेयर दिए गए हैं विलोम शब्द की, तो आपको बताना है कौन सा पेयर नहीं है करेक्ट। अनुकूल विमुख है, ये करेक्ट पेयर है विपरीतार्थक शब्दों का। अनुकूल प्रतिकूल या फिर वाम और वामा, बताओ यहाँ पे करेक्ट कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल हम अभी पढ़कर आए हैं, ये वाम और वामा पढ़ा है ना, तो यहाँ पे अनुकूल का विमुख होता है, अनुकूल आपके अकॉर्डिंग है चीज़ें, विमुख आपके प्रतिकूल है चीज़ें, मतलब कि आपके अपोजिट। अनुकूल प्रतिकूल सेम मीनिंग दे रहे हैं। जो वाम और वामा यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो वाम और वामा ये पेयर नहीं है विलोम शब्दों के, क्यों नहीं है, क्योंकि जो वाम है उसका अर्थ तो होता है दक्षिण या दाहिना, उसी के साथ साथ जो वामा होता है उसका पर्यायवाची, मतलब कि उसका मीनिंग होता है स्त्री। वामा का मतलब होता है स्त्री, आपको याद रखना है, ये आ सकता है पेपर में। उसके बाद विमुख का अर्थ होता है विपरीत, अनुकूल का अर्थ होता है जो मेल खाता हो, प्रतिकूल का अर्थ होता है जो अनुकूल ना हो, जो मेल ना खाता हो, और मूक का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, ये मूक भी पूछा जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग में मूक फिल्में आती थी, जो बोलते नहीं थे, हमें सिर्फ उनके फेस एक्सप्रेशन ही पता लगते थे, लिपसिंग से हमें समझना होता था, तो मूक का अर्थ होता है जो कुछ भी बोल ना सके, अर्थात मौन, वो होता है मूक। और वाचाल होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ये भी अपोजिट शब्दों के पेयर हैं, याद रखिए, याद रखना है आपको, मूक और वाचाल। उसके बाद मुखुर का यहाँ पे अर्थ होता है बातूनी, बात करने वाला। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बेसिकली कहता है कि सभी लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। जो सभी लोगों से संबंध रखता है उसको क्या कहोगे, सार्वकालिक कहोगे, सार्वजनिक कहोगे, या फिर सार्वदेशिक कहोगे, या फिर विश्वव्यापी कहोगे, क्या कहोगे उसको, तो बिल्कुल उसको हम कहने वाले हैं क्या सार्वजनिक। क्या कहने वाले हैं, सार्वजनिक। यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सार्वजनिक कहेंगे उसको। उसके बाद सार्वकालिक क्या होता है,
तो सार्वकालिक होता है जी सभी कालों से संबंध रखने वाला, वो सार्वकालिक, इस काल से याद रखना है, कालिक सभी कालों से संबंध रखने वाला। सार्वदेशी क्या होता है, सभी देशों से संबंध रखने वाला। और विश्वव्यापी क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर बिखरा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, विश्वव्यापी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास है। यहाँ पे अव्ययभाव समास आपको पहचानना है, कौन सा हो जाएगा, ग्रहागत है, आचार कुशल है, या फिर प्रतिदिन है, या फिर कुमारी है। तो यहाँ पर इस प्रतिदिन को तो आप रट लो, जहाँ पे प्रति है ना, जो शब्द क्या किया जाता है वो अपना अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पे प्रतिकूल जो है क्या हो, सॉरी प्रतिदिन जो है आपका अव्ययभाव समास है। सी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे करेक्ट है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है समास अपने कितने होते हैं, बताओ मुझे, 6 होते हैं ना टोटल। तो अव्ययभाव समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, क्रमधारय होता है, द्वंद्व होता है, या फिर द्विगु समास, ये होते हैं। उसके बाद अगर मैं प्रधानता के आधार पर आपको बताऊं तो यहाँ पर अपना जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, उसके साथ आपका जो है वो द्विगु समास है, उसके साथ जो है क्रमधारय समास है। तो ये क्या है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, ये इनका दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि राजपुत्र है, राजा का पुत्र लगा के चलो, राजा का पुत्र है, यहाँ पे ये राजा क्या है, यहाँ पे पहला पद है, और जो पुत्र है ये दूसरा पद है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला पद जो पुत्र है, ये जो प्रधान होता है वो आपके तत्पुरुष समास में होता है, द्विगु में होता है और क्रमधारय में होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पहला पद किसमें प्रधान होता है, वो अव्ययभाव समास होता है ना, अव्ययभाव, उसमें आपका पहला पद प्रधान होता है। कौन सा, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है जी, समझ गए। अब उसके बाद जो द्वंद्व समास होता है उसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और जो बहुब्रीहि समास होता है उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, कोई और ही पद प्रधान होता है बेसिकली। उसके बाद एक चीज़ और आपको यहाँ से याद रखनी है समास से, तत्पुरुष समास के 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप। ठीक है, जो कारक विभक्ति आपने पढ़ी होगी, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण, ये होते हैं टोटल 6 टाइप तत्पुरुष समास के। कौन कौन सा नहीं होता है, एक तो आपका जो कर्ता है, कर्ता करने वाला, तो कर्ता नहीं होगा सबसे पहला वाला, और सबसे लास्ट वाला जो संबोधन है अरे ओ, वो नहीं होता है। उनको छोड़कर सारे के सारे क्या होते हैं, ये तत्पुरुष समास के भेद होती हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है क्रमधारय में क्या होता है। क्रमधारय में आपका जो शब्दों के बीच में रिलेशन होता है ना, विशेषण विशेष्य का, या फिर अगर हम बात करें विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का जो संबंध होता है वो क्रमधारय में होता है। द्विगु समास होता है, द्विगु में क्या होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वो उसमें द्विगु समास होता है। जैसे कि त्रिभवन, 3 भवनों का जो समूह होता है उसको त्रिभुवन कहते हैं। पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो इनमें क्या होता है, इनमें अपना द्विगु समास होता है। उसके साथ साथ बहुब्रीहि भी होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और वो अन्य ही किसी पद की वो प्रधानता कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये पीताम्बर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पीताम्बर, तो ये शब्द क्या है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्या होता है पीताम्बर, बताओ मुझे, कृष्णा होता है ना, कृष्ण को बोलते हैं। अगर हम इसका विग्रह करते हैं पीताम्बर का तो क्या हो जाएगा, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर क्या क्या कृष्ण हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है देव और देव असुर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि है, क्रमधारय है, तत्पुरुष है, या फिर द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे बन रहा है, अगर हम इसको समास का विग्रह करेंगे, देव और असुर यहाँ पे निकल के आ रहा है, देव और असुर। तो जो देव है एक असुर है एक देव है, तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, द्वंद्व समास हो जाएगा। एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग ये बताते हैं, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पे यण संधि जो है इसका भेद नहीं है, यहाँ पे जो है यण संधि डैश संधि का भेद है। तो आपको बताना है यण संधि किस संधि का भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर दीर्घ संधि। तो बिल्कुल यहाँ पे अपना जो करेक्ट हो जाएगा, जो यण संधि है वो स्वर संधि का ही भेद होती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि का अपना दीर्घ संधि भी होती है, दीर्घ, एक मिनट रुको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अब देखो यहाँ पे जो स्वर संधि है इसके ये टाइप होते हैं 5,
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि किसके टाइप होते हैं जी? ये स्वर संधि के भेद होते हैं अपने। अगर यहाँ पर हम बात करें पहचानना कैसे है, अगर हमसे याद नहीं होते हैं क्या इनके रूल, तो हमें एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है आएगा। जहाँ पर भी आपको कुछ बड़ा दिखे, बड़ा आ की मात्रा है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, तो वहाँ पर अपनी दीर्घ संधि होती है। और गुण संधि को कैसे पहचानना है? गुण संधि को पहचानना हमने एक मात्रा से, यहाँ पे एक मात्रा होती है बेसिकली अगर आप देखोगे तो। वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में दो मात्राएं होती है, वृद्धि हो जाती है। यण में क्या होता है? यण में आपका य र ल व होता है ना। आधा वर्ण होता है। क्या होता है? आधा वर्ण होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको दिख रहा है ई दिख रहा है, अगर आप विग्रह करोगे आपको ई दिख रहा है, तो ई और ई छोटा ई है या फिर बड़ा ई है तो वो य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? य बनाते हैं। और ऊ और बड़ा ऊ क्या बनाते हैं? वो व बनाते हैं। उसके बाद जो अगर री है तो री क्या बनाता है भाई? री जो है वो र बनाते हैं। तो य र ल व जहाँ पे आपको दिखे, उसके आगे आधा वर्ण आपको दिखे तो वहाँ पर समझ जाना है ये यण संधि का एग्जाम्पल है। उसके बाद अयादी में हमें पता ही है आए, आए, अव, आओ, यहाँ पे जब विग्रह करोगे तो आपको दिख जाएगा। वहाँ पे क्या होता है? अयादी संधि होती है। उसके बाद ये अपने कुछ है वर्तनी शुद्धि से संबंधित। ये जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है, अभ्यस्त। शुद्ध क्या है? अभ्यस्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे थ नहीं आएगा, क्या आएगा? त आएगा, अभ्यस्त। उसके बाद अरमूद जो है वो ऐसे नहीं आता है, वो अमरूद इस तरह से लिखा जाता है। अनिष्ट जो इसके पीछे ठ नहीं आता, इसके पीछे ट आता है, अनिष्ट। वो गोपनीय नहीं होता है, वो होता है जी गोपनीय। गोपनीय यहाँ पे जो प है वो पूरा आएगा इस तरह से। जैसे कि अध्ययन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ, अध्ययन जो है वो ऐसे नहीं आता है, वो अध्ययन कैसे लिखा जाता है? अध्ययन। यहाँ पे दो जो है ये आएंगे साथ में, अध्ययन। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे ये अब की बार जो अभी एग्ज़ाम में ज्येष्ठ शब्द पूछा गया था, यहाँ पे 17 तारीख वाला जो पेपर हुआ था उसमें ज्येष्ठ पूछा गया था। उसमें भी ये जो मात्रा नहीं दी थी, क्या है ये ज्येष्ठ वाली ये मात्रा नहीं दी थी और पूछा था कि आपको शुद्ध करके बताना है शब्द। तो ज्येष्ठ ये एक तो ये देखो कि लिखा कैसे जाता है, सही जो शुद्धि है इसकी कैसे लिखा जाएगा? ज्येष्ठ लिखा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे ये ज्योत्सना है, ये इस तरह से लिखा जाता है, ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाता है, ये करेक्ट इस तरह से होगा और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ज्योत्सना। ये सारी PDF आपको मिलेगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द दिए गए हैं वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड, इन्हीं को याद करके चले जाओ, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे ICT से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो टॉपिक है जो पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16-17 के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं टॉपिक्स, उन्हीं से रिलेटेड हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।